हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। तो उसके बाद जो शासक हुए हैं, आज हम लोग उन्हीं शासकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कुमारगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ेंगे और स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। कुमारगुप्त प्रथम या इसी को महेंद्रादित्य भी कहते हैं, महेंद्रादित्य भी इसी को कहते हैं। इसका शासनकाल 415 से 455 ईस्वी तक रहा था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय का ये उत्तराधिकारी था और इसका पुत्र था कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, उसी का ये पुत्र था। और कुमारगुप्त के पूर्व एक और शासक का नाम आता है, वह शासक ध्रुव देवी यानी रामगुप्त की पत्नी का पुत्र गोविंद गुप्त था। यह एक विवादास्पद विषय है। ये ध्रुव देवी वही हैं जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भाभी थी, यानी कि रामगुप्त की पत्नी। ठीक है, रामगुप्त का ही छोटा भाई था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो जब ध्रुव देवी को शकों ने कब्जे में कर लिया था रामगुप्त को मार करके, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी भाभी को शकों से छुड़वाया था और खुद विवाह कर लिया था। उसी से गोविंद गुप्त नामक एक बेटा जन्म लेता है, एक पुत्र जन्म लेता है। और कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद वो यही शासक बनता है। हालांकि ये विवाद का विषय है। तो फिलहाल हम ये मान के चलेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद शासक कौन बनता है? कुमारगुप्त प्रथम। अब इसके बहुत सारे अभिलेख हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि कुमारगुप्त के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो एक अभिलेख है बिल्लिसड़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, करमदंडा अभिलेख। ये सब अभिलेख कुमारगुप्त के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। कुमारगुप्त प्रथम के समय में सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये भी जानिए, सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख किसके समय प्राप्त हुए हैं? कुमारगुप्त के समय ही प्राप्त हुए हैं। और कुछ अभिलेखों के नाम याद रखिए, बिल्लिसड़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, करमदंडा अभिलेख। उसके सुव्यवस्थित शासन का वर्णन मंदसौर अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख एक प्रशस्ति के रूप में है जिसकी रचना वत्स भट्ट ने की थी। तो ये मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की? वत्स भट्ट ने की थी। अब इसने सिक्के चलवाए। मध्य भारत में सिक्कों का प्रचलन इसी के काल में हुआ, यानी रजत के सिक्कों का मध्य भारत में खासकर। याद रखिए, मध्य भारत की अगर बात करें तो रजत के सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया? कुमारगुप्त ने। रजत यानी चांदी के सिक्के। कुमारगुप्त ने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति बनवाई। उत्कीर्ण कहने का मतलब खुदवाना या बनवाना। तो कुमारगुप्त ने मुद्राओं पर किसकी आकृति बनवाई? मयूर की। और जो पहले के राजा थे इसके, वो गरुड़ की आकृति बनवाते थे। इस प्रकार के मुद्रा के मुख पर मयूर को खिलाते हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठभाग पर आसीन कार्तिकेय की आकृति दिखाई गई है। तो मोर और कार्तिकेय, इन सब की आकृति इसने बनवाई थी। मोर यानी मयूर। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अब इसकी उपाधियाँ याद रखनी है आपको। महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र अश्वमेध आदि उपाधियाँ इसने धारण की थी। अन्य विशेषताओं में देखें तो कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया था। ये पुष्यमित्र शुंग नहीं है, यहाँ पे पुष्यमित्र एक जाति है, आक्रमणकारी जाति थी। इसने जो है कुमारगुप्त के समय में आक्रमण किया था। हालांकि स्कंदगुप्त इन सभी को पराजित कर देता है। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता था। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता था, इसका मतलब ये है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, यहाँ पे बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी उसके बारे में अच्छे से पढ़ाया जाता था। तो अगले शासक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगला शासक है स्कंदगुप्त। 455 से 467 ईस्वी तक ये शासक रहा। और कुमारगुप्त
का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार प्रथम हूण आक्रमण इसी के समय हुआ था। ये बात याद रखिए, प्रथम हूण आक्रमण किसके समय हुआ था? तो प्रथम हूण आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। तो दो अभिलेख याद रखिए, एक भीतरी स्तंभ लेख जिससे इस बात का उल्लेख मिलता है कि प्रथम हूण आक्रमण इसके समय हुआ, और दूसरा जूनागढ़ अभिलेख जिनमें ये बात लिखी हुई है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर दिया था। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में ही हूणों को मलेच्छ कहा गया है। अब हूणों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हूण ये फारस के खोतान तक फैले हुए थे, जिनकी मुख्य राजधानी अफ़गानिस्तान में बामियान में थी। अफ़गानिस्तान में एक राज्य है बामियान, यहाँ पे हूणों का डेरा था, एक प्रकार से राजधानी थी। ये पूरे ईरान के आसपास और मध्य एशिया में फैले हुए थे। प्रथम हूण आक्रमण खुशनवाज के नेतृत्व में स्कंदगुप्त के समय हुआ, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। स्कंदगुप्त के समय में प्रथम हूण आक्रमण हुआ। तो किसके समय हुआ था? स्कंदगुप्त के समय किसने किया था? खुशनवाज, ये एक हूण शासक था, इसी ने किया था। और तोरमाड़ और मिहिरकुल ये भी प्रसिद्ध हूण शासक हुए। मिहिरकुल को बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला और मूर्ति भंजक बताया गया है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। तो सुदर्शन झील का निर्माण कई लोग करवाते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य करवाता है, शुरुआत उसी के समय होती। फिर उसके बाद अशोक के समय उसमें सुधार होता है। अशोक के समय एक गवर्नर रहता है सौराष्ट्र का, जिसका नाम रहता है तुषास्प। वो जो है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी था, एक नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, शायद पुष्यमित्र करके था। पुष्यमित्र, शुंग नहीं था, पुष्यमित्र करके नाम था। उसने सर्वप्रथम निर्माण करवाया था। फिर अशोक के समय तुषास्प आता है। फिर रुद्रदामन के समय भी उसमें सुधार करवाया जाता है। और यहाँ पे स्कंदगुप्त के समय भी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया जाता है। और इसमें कौन करवाता है? सौराष्ट्र के गवर्नर थे पर्णदत्त, इनके बेटे चक्रपालित करवाते हैं। ठीक है, सुदर्शन झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, जो मैं भी बोल रहा था कि मुझे याद नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट करके। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील का निर्माण शुरू हुआ था, और उस समय सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था? पुष्यमित्र वैश्य। ठीक है, इसका नाम था। फिर अशोक के समय तुषास्प ने करवाया। सुविशाख ये रुद्रदामन के समय करवाता है। और फिर चौथा जो मैंने यहाँ बताया चक्रपालित, जो स्कंदगुप्त के समय करवाता है। तो 3 ये हो गए और एक ये, चार शासक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। और इन चारों से संबंधित जो गवर्नर जनरल हैं या जो गवर्नर हैं, सूबेदार हैं, उनका नाम याद रखिए। पुष्यमित्र वैश्य, तुषास्प, सुविशाख और चक्रपालित। इन सब ने मिलकर इसका पुनर्निर्माण समय समय पर करवाया। ह्वेनसांग ने नालंदा संघाराम को बनवाने वाले शासकों में शक्रादित्य के नाम का उल्लेख किया है, जिससे स्कंदगुप्त द्वारा नालंदा संघाराम को सहायता देने का प्रमाण मिलता है। स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली के नए सिक्के जारी किए। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में एक राजदूत भी भेजा था। तो ये इतने इम्पोर्टेंट शासक थे। अब कुछ अन्य शासक हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा है, जैसे स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त बना, फिर नरसिंहगुप्त को ही बालादित्य बोलते हैं, फिर कुमारगुप्त द्वितीय, फिर बुद्धगुप्त, भानुगुप्त, वैनगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, ये सब शासक बनते हैं। इनके बारे में कोई जानकारी खास नहीं मिलती है, लेकिन एक एक दो पॉइंट इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे बुद्धगुप्त
इसने नालंदा महाविहार को धन दान में दिया था। फिर नरसिंह गुप्त, इसने हूण नरेश मिहिरकुल को पराजित किया था। ये देखिए यहाँ पे पुरुगुप्त है, नरसिंह गुप्त, तो ये जो नरसिंह गुप्त है इसने जो है हूण नरेश मिहिरकुल को पराजित किया था। यानी हूण के जो शासक थे, हूण यानी जो आक्रमणकारी जनजाति थी, इसके शासक थे मिहिरकुल, इनको नरसिंह गुप्त ने पराजित किया था। फिर बात करते हैं भानुगुप्त। तो भानुगुप्त का एक अभिलेख है एरण अभिलेख, ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। भानुगुप्त का एरण अभिलेख है 510 ईस्वी का है। इसमें सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है, प्रथम अभिलेखीय प्रमाण भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है 1510 ईस्वी में। फिर विष्णुगुप्त की बात करें तो विष्णुगुप्त तृतीय जो था ये गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। ये भी याद रखिए, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक विष्णुगुप्त तृतीय था। गुप्तों के पतन के साथ नए वंशों का उदय हुआ, जिसमें वल्लभी के मैत्रक, कन्नौज के मौखरी, थानेश्वर को पुष्पभूति वंश आदि थे। यानी जब गुप्त वंश का अंत हुआ तो ये सारे नए राजवंश उदित हुए, इनको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। गुप्तों का शासन 550 ईस्वी तक जारी रहा, परंतु पतन होती हुई शक्ति का कोई महत्व नहीं रह गया था। ठीक है, तो ये इसके जो शासक थे इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रशासन, समाज, धर्म यानी धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और भी पढ़ेंगे, जैसे कला हो गया, व्यापार हो गया, जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए।